हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और आज हम लोग रोटेशनल मोशन का 4th लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन और थोड़ा बहुत उसका एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, बेसिकली आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा छोटा रहने वाला है क्योंकि मैं चाहता था, बट टाइम उतना ही लगेगा। ठीक है, 40-50 मिनट इस लेक्चर को भी जाएगा क्योंकि शुरू में पहले अभी 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा पिछले लेक्चर से। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है यार, देखो न्यूमेरिकल वगैरह कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको फील नहीं आएगा उतना, है ना। खाली थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझा नहीं रहा हूँ न्यूमेरिकल से, तो ज़रूरी है वो। इसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर लेक्चर आएगा जिसपे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा अच्छे तरीके से आपको मैं फील दूंगा क्या होता है, फिर निकालना सिखाऊंगा, फिर उसके 2 थियरम्स है वो सिखाऊंगा, फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के याद कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों का जो लास्ट लेक्चर आएगा वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब पर बेस्ड होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स को कवर अप करेंगे। उसमें मेन कंसेप्ट वही होगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, तो आज का लेक्चर तो काफ़ी ज़्यादा छोटा रहने वाला है, मतलब बेसिकली कंसेप्ट आज के लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा कम रहने वाले, बस एक एनालिसिस है, वो एनालिसिस अच्छे से करेंगे, उसका लेक्चर को स्टॉप कर देंगे। बट फिलहाल हम लोग करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल। तो अपने आप टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 1.4 निकाल लो। ठीक है, क्योंकि एडिट करते टाइम मैं भूल जाता हूँ कि मैंने ऐसा बोला था कि मैं साइड में एग्जांपल चला दूंगा। ठीक है, एडिट करते समय अब यार उतना टाइम तो होता नहीं है कि मैं 1-1 घंटे का वीडियो देखूँ पूरा, तो बस मैं वीडियोस को क्लिप्स को जोड़ देता हूँ और दैट्स इट, मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। बीच में मैं नहीं देखता कि मैंने कहाँ क्या बोला है। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए भी सॉरी, और अगर कुछ यहाँ पे ऐड वैड करने बोलूँ, ना ऐड बोलूँ उसके लिए भी, ना ऐड करूँ उसके लिए भी सॉरी। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1.4 ऐड कर दिया तो ठीक है, वैसे नहीं ऐड किया होगा मैक्सिमम चांस है, तो टेक्स्ट बुक निकाल लो आप लोग। ठीक है, टेक्स्ट बुक वैसे भी साथ में लेकर बैठा करो और टेक्स्ट बुक में ही मैक्सिमम आप ध्यान दिया करो। कंसेप्ट समझाऊं तो यहाँ ध्यान दो, एग्जांपल कराऊं तो टेक्स्ट बुक में देखो। चलो रीड कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में देखो। अ मैरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर। ठीक है, मतलब बेसिकली ये हो गया सेंट्रल पिलर और ये हो गया वर्टिकल पिलर। ठीक है, मैरी गो राउंड है, आपने देखा होगा। एट द टॉप ऑफ इट देयर आर हॉरिजॉन्टल रॉड्स। ठीक है, टॉप पे हॉरिजॉन्टल रॉड्स हैं। ठीक है, विच कैन रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, मतलब बेसिकली यहाँ पे 2 रॉड्स हैं। ठीक है, ये हो गई 2 रॉड्स, ये कैसे वर्टिकल एक्सिस में ऐसे ऐसे रोटेट करती हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन है बोला एट द लोअर एंड ऑफ ईच वर्टिकल रॉड देयर इज अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट। मतलब बेसिकली इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे एक घोड़ा होता है, इस घोड़े पर क्या बच्चे बैठते हैं, है ना, और बच्चे बैठकर क्या करते हैं, इस पे घूमते हैं, है ना। क्या मतलब तुम भी घूमते हो, तो तुम भी तो बच्चे ही हो, मैं भी बच्चा ही हूँ अभी। As the merry-go-round is set into rotation, these vertical rods move away from the axis by making some angle. ठीक है, मतलब बेसिकली रॉड्स जब होती है नॉर्मली, तो ये नॉर्मली जो रॉड्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, लेकिन जब रोटेशन शुरू होता है तो बेसिकली ये रॉड्स ऐसे ऐसे टिल्ट होना शुरू करती हैं, तो ये ऐसे हो जाती हैं। नहीं समझे, मतलब बेसिकली आपने मैरी गो राउंड जब देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि जब शुरू में घोड़े लटके हुए रहते हैं तो वो एकदम वर्टिकली लटके हुए रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब रोटेशन शुरू होता है, मैरी गो राउंड का जो रोटेशन है वो जो शुरू होता है, जब झूला झूलना, ठीक है, तो जब वो शुरू होता है तो उस समय क्या होता है, बाहर की तरफ वो टिल्ट होने लगते हैं घोड़े मतलब बाहर की तरफ निकलते हैं। तो मतलब वो जो सीधा था वो ऐसे 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 ऐसे, देखो ये सीधा था, ऐसे 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 टेढ़ा होने लगता है जैसे जैसे रोटेशन बढ़ता है। तो बेसिकली ये सीधा था लेकिन इतने एंगल से कुछ टिल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं चलो भाई ये मैरी गो राउंड हमारा कुछ थीटा एंगल से इस तरफ टिल्ट हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और क्या बोला है इसमें, और बोला है यहाँ पे द फिगर शोज। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि भाई रॉड्स आर इंक्लाइंड विद द वर्टिकल एट 37 डिग्री ड्यूरिंग रोटेशन, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आप लोगों को n की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे आपको थीटा दिया है 37 डिग्री। ठीक है, तो साइन 37 की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5 और टेन 37 की वैल्यू होती है 3/4। बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक वैल्यू 3/5 होती है। अब वो कौन सी होती है ये भूल जाओ तो ये भूल ही नहीं सकते। पहली बात तुम क्यों, क्योंकि साइन जो होता है वो 50 डिग्री से कम में कॉस से कम होता है और 50 डिग्री के बाद कॉस से ज्यादा होता है। तो 37 डिग्री 50 डिग्री से कम है, तो मतलब अभी साइन जो है वो कॉस से छोटा होना चाहिए। तो 3/5 4/5 से ऑब्वियसली छोटा है ना आप लोग डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि भाई साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, दोनों को डिवाइड करो, tan 37 आएगा 3/4। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि भाई तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन मतलब n कैलकुलेट करो। तो n कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। पहली बात, इस घोड़े के मास के कारण नीचे लग रहा होगा mg। ठीक है, ये जो बेसिकली ये जो रॉड है, इस रॉड में क्या आ रहा होगा, इस रॉड में आ रहा होगा टेंशन। ठीक है, मान लो ये रॉड सिंगल आयरन की है। ठीक है, तो इसके अंदर आ रहा होगा टेंशन। ठीक है, ओके, तो अब इस टेंशन के कारण कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह कुछ बन रही होगी। ठीक है, तो उनको बैलेंस हमें करना पड़ेगा, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम कंपोनेंट्स कर लेते हैं इस टेंशन के।
तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से अल्टरनेट एंगल बना के ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो टी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, ठीक है। इस साइड कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। तो अब मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स वाला काम कौन कर रहा है? बेसिकली यहाँ पे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैरी गो राउंड होता है तो बेसिकली आप बाहर की तरफ फिकते हो, है ना। तो यहाँ पे बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। लेकिन उसको बैलेंस कौन कर दे रहा है? टी साइन थीटा। इसीलिए तो तुम बाहर की तरफ फिका नहीं रहे हो। अगर खाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता तो तुम बाहर की तरफ गिर जाते, लेकिन ये टी साइन थीटा है जो तुम्हें खींच रहा है उस तरफ, जो तुम्हें रोक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम आया। वरना आप लोग अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम नहीं भी यहाँ पे लेना चाहो तो भी आप लोग नॉर्मली कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि भाई सेंटर की तरफ टी साइन थीटा लग रहा है, इसका मतलब टी साइन थीटा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो यह टी साइन थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एम में सी, तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ऐसे कर सकते थे तुम, ऐसा कोई वो नहीं है, बट ठीक है ऐसे कर लो। अब दूसरा हमें पता है कि ये झूला जो है इसमें जो ये हॉर्स है ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल है। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया एम जी। दोनों को अब डिवाइड कर दो आप, ठीक है। 1 को 2 से आप डिवाइड कर दो। जैसे 1 को 2 से आप डिवाइड करोगे टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो mm खत्म हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू mm भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। तो क्या हमें रेडियस की वैल्यू दी है टेक्स्ट बुक में? मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा रेडियस की वैल्यू दे रखी है इसमें, देखा तो था मैंने, ठीक है। तो हमें रेडियस नहीं, हमें ये दे रखा है 2.1 मीटर और हमें ये दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है। ओके, तो हमें निकालना पड़ेगा बेसिकली रेडियस। ये हमें 1.5 मीटर दे रखा है और ये दे रखा है 2.1 मीटर, ठीक है। तो इसको जरा बाहर निकालो। ये दे रखा है 2.1 मीटर और ये दे रखा है 1.5 मीटर। हमें क्या चाहिए? हमें रेडियस चाहिए। रेडियस मतलब बेसिकली हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये पूरी वैल्यू चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? देखो सबसे पहली बात आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ये 2.1 मीटर है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 2.1 मीटर होगा, ठीक है। ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इस 1.5 का इस पे कंपोनेंट क्या आएगा? इस पे कंपोनेंट आएगा 1.5 कॉस थीटा और नीचे कंपोनेंट क्या आएगा? 1.5 साइन थीटा। तो बेसिकली जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या होगी? 2.1 प्लस 1.5 साइन 37, है ना। तो 2.1 प्लस 1.5 साइन 37 की वैल्यू 3/5। 5 से 1.5 को डिवाइड करो, 0.33 या 0.9, तो 2.1 में 0.9 जोड़ दो, तो बेसिकली रेडियस कितना आ गया? 3 मीटर आ गया। अरे बच्चे दिमाग लगाना पड़ेगा यार, दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में। तुम्हें क्या लगता है रोटेशनल डायनामिक्स बड़ी आसान चीज है? हो जाएगी ऐसे ऐसे, थ्योरी पढ़ लोगे और तुम्हारा नंबर आ जाएगा। बेटा न्यूमेरिकल करके नंबर आ सकते, थ्योरी पढ़ के नंबर नहीं आ सकते, ठीक है। न्यूमेरिकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम सोचते हो कि यार एग्जाम में तो बोला है कि मिनिमम 2 न्यूमेरिकल आएगा, मैक्सिमम 3 न्यूमेरिकल आएगा, उससे ज्यादा तो आएगा ही नहीं, तो हम न्यूमेरिकल क्यों करें? जिस बच्चे का न्यूमेरिकल स्ट्रांग है उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ 100 में से 80 प्लस आ जाएगा, लेकिन जिस बच्चे का थ्योरी स्ट्रांग है उसको मैं 60 प्लस की भी गारंटी नहीं ले सकता। क्योंकि भाई जिस बच्चे को न्यूमेरिकल करने नहीं आ रहा है, मैं कैसे मान लूं कि उसकी थ्योरी स्ट्रांग है? थ्योरी अगर किसी बच्चे की स्ट्रांग है तो इसका मतलब उसको पूरा फील है फिजिक्स का, ठीक है। अब तुम्हें इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ में आ रही है कि भाई ये 2.1 मीटर है, ये 1.5 मीटर है। मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। और मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाता हूँ, आप लोगों को समझा नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ यार हर एक चीज को एकदम डीप में समझाऊं। जैसे इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे की मैंने? इस क्वेश्चन की शुरुआत की मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना के। अब कुछ महान लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा एमजी कब लग जाता है, टेंशन कब लग जाता है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 11th अपना पूरी तरीके से बर्बाद किया है। तुमने ना लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, तुमने ना फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब जाना है, क्या करोगे फिर? समझेगा थोड़ी ये सब। एक बार लॉज ऑफ मोशन का पहला दूसरा लेक्चर कम से कम देख लो मेरा, ठीक है। तब आप लोगों को समझ में आएगा टेंशन कब लगती है, एमजी कब लगता है, ठीक है। ये सब फोर्सेस लगेंगी यहाँ पे, तो ये सब बैलेंस हुआ यहाँ पे, ठीक है। हमने 2 कंपोनेंट क्यों किए? क्योंकि टी टिल्टेड लग रहा था, एमजी हमेशा सीधा लगता है, तो एमजी के हम कंपोनेंट नहीं करते। कभी ऐसा हुआ कि एमजी नीचे लग गया, ठीक है, बट हमें कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए, तो हम एमजी का भी कंपोनेंट करेंगे। लेकिन फिलहाल टेंशन टेढ़ा लग रहा है, तो टेंशन के हमने 2 कंपोनेंट किए। हमने देखा टी कॉस थीटा एमजी को बैलेंस कर रहा है। क्यों बैलेंस कर रहा है? क्योंकि घोड़ा ऊपर नीचे जाता है क्या? सिर्फ आगे पीछे जाता है ना, तो इसका मतलब ऊपर नीचे क्या है? इक्विलिब्रियम है। ऊपर नीचे इक्विलिब्रियम है तो मतलब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के इक्वल होगी, तो टी कॉस थीटा एमजी के बराबर होगा। और हमने देखा टी साइन थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब टी साइन थीटा क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो टी साइन थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हमने कर दिया, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। दूसरे तरीके से मैंने समझाया कि भाई जब आप मेरी ग्राउंड पे बैठते हो तो आपको फील होता है बाहर की तरफ आपको कोई ढकेल रहा है, तो इसका मतलब वहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, बट आप बाहर की तरफ फिकते तो नहीं हो। क्यों? क्योंकि टी साइन थीटा रोक लेता है, तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को टी साइन थीटा बैलेंस कर देता है, तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल के फील्ड से भी, सेंट्रीफ्यूगल के फील्ड से भी। उसके बाद हमने इन दोनों को डिवाइड किया, हमें ये मिला।
फिर हमें लगा जी तो पता है, ओमेगा चलो पता चल जाएगा, आर क्या है, आर तो हमें पता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे आर हम। तो हमने देखा यहाँ पे आर है क्या, तो बेसिकली मैरी गो राउंड जब होता है तो बेसिकली ऐसा एक सर्कल बनता है, ठीक है। अब इस सर्कल का रेडियस क्या है, ये है, तो हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया ताकि थोड़ा क्लैरिटी से समझ सके। तो बेसिकली ये था 2.1 मीटर, ठीक है, ये था 1.5 मीटर। हमें चाहिए क्या, हमें पूरी लेंथ चाहिए, ये वाली पूरी लेंथ हमें चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से पार्टीशन जो था, यहाँ पे जो 37 डिग्री एंगल था, हमने ये देखा ये 2.1 मीटर है, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये भी 2.1 मीटर होगा, तो चलो इतना 2.1 मीटर हो गया। लेकिन ये कितना होगा, ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमने कंपोनेंट्स किए, किसके 1.5 के, 1.5 का यहाँ कंपोनेंट है 1.5 cos 37 और यहाँ कंपोनेंट है 1.5 sin 37, तो 2.1 मीटर प्लस 1.5 sin 37 करके हमने आर की वैल्यू निकाली 3 मीटर। ऐसे किया हम लोगों ने। तो बच्चों आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, सॉल्विंग करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं और हम जानते हैं कि ओमेगा का रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी से 2πn। बेसिक लेक्चर में मैंने बताया था ये ओमेगा का रिलेशन टाइम पीरियड से होता है 2π/t, फ्रीक्वेंसी से होता है 2πn। तो ओमेगा की जगह आप लिख दो 2πn, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3/4, तो टेन थीटा आ गया आपका 3/4। बेसिकली थीटा क्या है, 37 डिग्री ना, थीटा क्या है तुम्हारा 37 डिग्री, तो tan 37 इक्वल टू क्या आ गया, tan 37 चलो दो बार में कर देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख दो 2πn का स्क्वायर, आर की वैल्यू तुम्हारी 3 है, जी की वैल्यू तुम्हारी 10 है। अब tan 37 तुम्हें पता है 3/4 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, n का स्क्वायर n स्क्वायर, और यहाँ पे है 3 और नीचे है 10, ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, ठीक है। n स्क्वायर यहीं पे रहने दो, बाकी को वहां भेज दो, तो n स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 10/16 पाई स्क्वायर। अच्छा देखो क्वेश्चन को आसान करने के लिए तुम्हें जी की वैल्यू पाई स्क्वायर दी है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमने जी की जगह डाल दिया पाई स्क्वायर, ठीक है, जी की जगह हमने डाल दिया पाई स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भाई जी इक्वल टू पाई स्क्वायर तुम्हें रखना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आसान हो गई बेसिकली, तो पाई स्क्वायर से देखो पाई स्क्वायर खत्म हो गया, तो एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1/16, रूट ले लोगे तो एन इक्वल टू आ जाएगा 1/4, दैट्स इट, ठीक है। हर्ट्ज लिख दो या रेवोल्यूशन पर सेकंड डाल दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसे निकाल लिया हमने, बेसिकली जी की जगह हमने पाई स्क्वायर रखा, पाई स्क्वायर खत्म, 4 यहाँ गया, तो ये 4 जब यहाँ जाएगा तो 1/16 हो जाएगा, 3 पहले कट गया, तो एन स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/16, तो एन इक्वल टू आ गया रूट लेके 1/4, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, यू कैन नॉट रन, ठीक है। कब तक भागोगे यार, एक दिन पकड़े जाओगे। आपको लग रहा होगा मैं बहुत सीरियस मूड में हूँ, हाँ एक्चुअली थोड़ा सा परेशान तो था मैं, क्योंकि यार देखो छुट्टी हुई थी यार, 6 दिन के लिए मैं मुंबई आया था, मैंने सोचा 6 दिनों में 8 चैप्टर पढ़ा दूंगा, बट सच कहूँ तो अभी तक ये चौथा चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, 5वां चैप्टर है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं शायद एक ही और पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, EMI हो गया, शायद ऐसी पढ़ा पाऊंगा क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, ओके। बट ठीक है, अगली बार आएंगे, अगली बार करेंगे, थोड़ा जुकाम वगैरह हो गया और ना मैं कराता था, ठीक है। तो कोशिश करो, आप लोग भाग नहीं सकते आप लोग इन चीज़ों से, ठीक है, आपको पढ़ाना पड़ेगा, सॉरी पढ़ना पड़ेगा। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉनिकल सेक्शन ऑफ अ फनल इज 37 डिग्री, ठीक है। एक फनल है हमारे पास और उसका सेमी वर्टिकल एंगल मतलब समझते हो क्या, सेमी वर्टिकल एंगल तुमने मैथ्स में कई बार देखा होगा, AOD में जरूर देखा होगा। क्या मतलब तुम नीट वाले हो, क्या मतलब तुमने मैथ्स ड्रॉप कर रखा है, अच्छा ये तो रोटेशनल डायनेमिक्स है, वही मैं पूछने जा रहा था, ये कैसे देख रहे हो। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला एंगल होता है, ठीक है, 37 डिग्री है ये, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला देयर इज अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनल, ठीक है, इस फनल के अंदर यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें चलेगा। ऑन रोटेटिंग द फनल द मैक्सिमम स्पीड दैट द बॉल कैन हैव इन ऑर्डर टू रिमेन इन द फनल इज 2 मीटर पर सेकंड, मतलब बेसिकली जब इस फनल को रोटेट किया जा रहा है, ठीक है, फनल मतलब समझते हो ना, पेट्रोल डालने के लिए जो कोन वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, अरे समझते हो यार, छोड़ो। बेसिकली इस फनल को हम क्या कर रहे हैं, जब रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करने से होता क्या है मैक्सिमम टाइम कि भाई हमने जब फनल को ऐसा रोटेट करना शुरू किया तो उसमें आपने अगर आप क्या करो, एक बाउल लो, उस बाउल में आप कंचे खेलते हो ना, उसको रखो और फिर ऐसा रोटेट करना शुरू करो, आप देखोगे वो कंचा निकल के भाग जाएगा। लेकिन आप एक अगर प्रॉपर स्पीड में रोटेट करोगे तो कंचा उसी में रहेगा। तो वैसे इस फनल को जब रोटेट किया जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मतलब बेसिकली जो बॉल है, ठीक है, जो बॉल की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड जब तक है तब तक वो इस फनल में है, ठीक है, ओके। कैलकुलेट इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम ऑफ द फनल, ठीक है, इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम ऑफ द फनल मतलब बेसिकली आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओके, रेडियस की। हाउ मच इट इज इट लोअर और अपर लिमिट, गिव अ लॉजिकल रीजनिंग, ये वो, ठीक है, एंगल बोला है 37 डिग्री, ओके। तो ये बकवास कुछ किया हुआ है, उससे हमें लेना देना नहीं है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें नॉर्मली, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी बोला है, कैलकुलेट इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, तो आप कुछ मत करो, आप बस रेडियस कैलकुलेट कर दो और आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, दैट्स इट, ठीक है, ओके।
तो शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हमसे होता है या नहीं। सबसे पहला काम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस बॉल पे नीचे लग रहा होगा mg, सरफेस से परपेंडिकुलर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है, ठीक है, सरफेस से, लेकिन यहाँ पे तो टिल्टेड हमें दिख रहा है, तो हमें इसके दो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी 37 होगा। कैसे होगा, फील करा देता हूँ, देख लो। बेसिकली इस ट्रायंगल को बाहर निकालो तुम। ये कितना है 37 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये होगा 63 डिग्री। क्यों, ट्रायंगल की पूरी वैल्यू कितनी होती है 180 ना, तो ये 37, ये 90 है, तो ये 63 होगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा है, ये एंगल हमें निकालना है ना। तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन और ये परपेंडिकुलर है, मतलब बेसिकली ये और ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री में से अगर 63 ये हो गया तो बचा कितना 37 डिग्री, 53 डिग्री ये हो गया तो बचा कितना 37 डिग्री। तो इसीलिए ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा। तो 37 डिग्री के साथ वाला कंपोनेंट कितना आएगा, n cos 37, और ये n cos 37 ही किसकी तरह एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लग रहा है। और बाकी n sin 37 क्या करेगा, mg को बैलेंस करेगा, जिसके कारण बॉल ऊपर नीचे नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, n sin 37 इक्वल टू mg कर देना है, और n cos 37 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r कर देना है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें r की वैल्यू निकालनी है ना, निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, बेसिकली m ओमेगा स्क्वायर r की जगह हम लोग mv स्क्वायर बाय r यूज कर लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें v की वैल्यू दी हुई है ना यहाँ पे, तो हम लोग r निकालने के लिए v यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो आप देखोगे n कट गया, साइन अपॉन कॉस हो गया tan, तो ये हो गया tan 37 डिग्री। mm कट गया तो ये हो जाएगा g अपॉन v स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो tan 37 होता है 3/4, r चला गया ऊपर तो ये आ गया rg बाय v स्क्वायर, तो 3/4, और ये हो गया r g, v कितना है तुम्हारा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 खत्म, तो 3 इक्वल टू r, g की वैल्यू ले लो 10, तो r इक्वल टू आ गया 0.3 मीटर, मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी है 0.3 मीटर, ठीक है। इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी निकालने भी बोला है, तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल देते हैं, उसके बाद ही देखते हैं, ठीक है। v इक्वल टू हम जानते हैं r ओमेगा होता है। अब यहाँ पे r कितना है 0.3, v कितना है 2, ठीक है, और ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई n, ठीक है। तो 2 इक्वल टू 0.3 इंटू 2 पाई n, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 खत्म, तो पाई n इक्वल टू आ जाएगा 1/0.3, तो n इक्वल टू आ जाएगा 1/0.3 पाई। अब इसको सॉल्व कर लो तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी थी और ये हमारा इनर रेडियस था, दैट इज 0.3 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके साथ ये रोटेट कर सकता है वो 2 मीटर पर सेकंड है, इसलिए जो रेडियस है यहाँ पे वो भी मैक्सिमम है, ठीक है। इसलिए r मैक्स की वैल्यू वहाँ पे लिखा हुआ है 0.3 मीटर, ओके। लोअर स्पीड लिमिट पे जाओगे तो वेलोसिटी 0 होगी, रेडियस 0 हो जाएगा, क्योंकि लोअर स्पीड लिमिट मतलब बेसिकली वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो रेडियस 0 हो रहा है, यही सब इसमें रीजनिंग वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो r इक्वल टू आ गया 1/0.3 पाई, और इसको कैलकुलेट करके इसने लिखा है नियरली 1 हर्ट्ज, ठीक है, या फिर 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड। नियरली इसको डिवाइड कर दोगे तो 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन वगैरह पे फोकस करो, कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया, पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम के बाद इक्वेशन लिखोगे, बस काम हो गया। इक्वेशन सही लिख दिए, खत्म, ठीक है। देख लेना सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, ये वो सब देख लेना, ठीक है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जनरली सर्कुलर मोशन को कैसा अज्यूम करते हैं कि भाई कोई कार चल रही है सर्कल में, ठीक है, मैरी गो राउंड हो रहा है सर्कल में, या फिर कोई झूला है जो ऐसा सर्कल में चल रहा है। लेकिन हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, मतलब बेसिकली सर्कुलर मोशन इन दिस प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ऐसे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब बेसिकली जैसे मैं एक स्ट्रिंग उठा लूँ, समय पे स्ट्रिंग भी नहीं मिलती है, समझ रहे हो। तो मान लो थोड़ी देर के लिए मार्कर ही मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस मार्कर को मैंने ऐसा ऐसा घुमाना शुरू किया, ठीक है, ऐसा ऐसा घुमाना शुरू किया। तो बेसिकली स्ट्रिंग को जब मैं ऐसा ऐसा घुमाऊंगा तो स्ट्रिंग पे लगा हुआ पत्थर कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करते हैं तो उसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। और इस केस में ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अभी तक आप लोग जितना केस देख रहे थे उसमें हो क्या रहा था कि ग्रेविटी लग तो रही थी, लेकिन उसको नॉर्मल बैलेंस कर दे रहा था, कहीं पे टेंशन बैलेंस कर दे रहा था, मतलब उसका कोई रोल हो नहीं रहा था, है ना। बेसिकली वो सिर्फ बैलेंस करने के काम आती थी, कहीं पर भी उसका कोई रोल नहीं होता था, कंट्रोल नहीं होता था बेसिकली सर्कुलर मोशन पे। लेकिन अब आप देखोगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कि कंट्रोल कौन कर रहा है सर्कुलर मोशन को, ग्रेविटी, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या है। चलो तो सबसे पहला केस 1 यहाँ पे लिया हुआ है, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। ये दो केसेस हैं बेसिकली। पहला केस हम लेंगे कि किसी धागे से पत्थर को बांधा गया है या किसी ऑब्जेक्ट को बांधा गया है धागे से, और दूसरा केस लेंगे किसी रॉड पे ऑब्जेक्ट को बांधा गया है, पत्थर को बांधा गया है। तो मास टाइड टू अ
स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला केस। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट का एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे कि भाई कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास स्ट्रिंग थी इस प्रकार से, मैंने इस मास को रोटेट किया और ये मास इस प्रकार से रोटेट हुआ। चलिए, तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि हमारी जो बॉल है वो स्ट्रिंग को, हमने स्ट्रिंग से बॉल को ऐसे बांधा हुआ था यहाँ पे, और हमने इस स्ट्रिंग से ऐसा बॉल को ऐसे घुमाया। ठीक है, तो ऐसे जब घुमाएंगे तो बेसिकली ये ऐसा रोटेशन करेगी या ऐसा रोटेशन करेगी। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स अज्यूम करेंगे, मान लेंगे ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है और ये हमारा पॉइंट डी है। ठीक है, हर एक केस की हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे अपर पोजीशन ए की। ठीक है, सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे अपर पोजीशन ए की। आइए, तो पोजीशन ए की एनालिसिस करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जब हम लोग बॉल को घुमाएंगे, ठीक है, जब भी हम लोग बॉल को घुमाएंगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली टेंशन आएगा। लेकिन तुम अगर अज्यूम कर सकते हो, तुम अगर अज्यूम करो अपने आप को कि तुम ऐसे बॉल घुमा रहे हो, ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉल को घुमा रहे हो, तो जब बॉल एकदम अपर पोजीशन पर पहुंचता है, ठीक है, एकदम अपर पोजीशन पर जब पहुंचता है, तो वहां पे तुम अगर थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो तो टेंशन उस समय जीरो हो जाता है। टेंशन उस समय जीरो हो जाता है। तो आप लोग बोलोगे फिर वो आगे कैसे बढ़ जाता है अगर टेंशन जीरो हो जाता है? क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है एक। अब तुम बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल क्यों आ गया इसमें? हाँ, सेंट्रीपिटल समझ लो। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर हम समझने की एक और कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, टेंशन किस तरफ लगता है? इसी की तरफ लगेगा। पहले mg लग जाएगा। mg तो हमेशा ही नीचे खींचेगा, और जो टेंशन होता है वो भी टुवर्ड्स द स्ट्रिंग ही लगेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली नीचे ही लगेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे खींच रहे हैं ना, जब बॉल को हम लोग घुमा रहे हैं तो बेसिकली बॉल को हम खींच रहे हैं ना। अच्छा, अगर बॉल को तुम खींच नहीं रहे हो तो बॉल तुमसे दूर क्यों नहीं जा रही है? बॉल को खींच नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तुम बॉल को ढकेल रहे हो, और ढकेल रहे हो तो बॉल तो चली जानी चाहिए, मतलब स्ट्रिंग चली जानी चाहिए। बेसिकली जब तुम रोटेट करते हो तो खींच के भी रखते हो कि बॉल तुमसे दूर ना चली जाए, स्ट्रिंग तुमसे छूट ना जाए। तो टेंशन किस तरफ आएगी? तुम्हारी तरफ आएगी ना। लेकिन जब अपर पोजीशन पर रहता है बॉल, जब सबसे अपर पोजीशन पर रहता है बॉल, तो उस केस में जो टेंशन होता है वो जीरो हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब एक और चीज है यहाँ पे कि अगर mg और टेंशन इसको नीचे खींच रहे तो ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बेसिकली ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, एम ओमेगा स्क्वायर आर की जगह हम mv स्क्वायर बाय आर लेंगे। ठीक है, बेसिकली हमें क्या पता करनी है? हमें पता करनी है वेलोसिटी ऑफ मास एट डिफरेंट पोजीशन, अपर पोजीशन, लोअर पोजीशन, मिडल पोजीशन। ठीक है, इन तीनों चारों पोजीशन पर हमें वेलोसिटीज पता करनी है, टेंशन की वैल्यू भी पता करनी है। ठीक है, तो हम करते हैं धीरे धीरे, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। ओके, तो बेसिकली ऊपर लग रहा है mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये कैसे आप समझ सकते हो? मान लो मैंने आपको क्या किया, झूले पर बिठा दिया। अब मैंने झूले को तेजी से घुमाया, झूले को मैंने तेजी से घुमाया। वो झूला आता है ना जो मतलब चलो ठीक है, मेरे पास एक कोटा डेज की क्लिप है, ये क्लिप देखो तुम। ठीक है, ये क्लिप देखो। हाँ, पक्का मैं ये क्लिप लगाया हूं। अगर मैं नहीं लगाया हूं तो इस वीडियो को तुरंत अभी मैं यूट्यूब से प्राइवेट करके डिलीट करके दोबारा से एडिट करके दोबारा से अपलोड करूंगा। ठीक है, मुझे कमेंट कर दो अगर मैंने नहीं लगाई ये क्लिप तो यहाँ पे ये क्लिप है, इसमें मैं घूम रहा हूँ। ठीक है, तो अगर तुम इस पे अपने आप को अज्यूम कर रहे हो तो मैं देखो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। क्यों पता है? क्योंकि जो बच्चा इसको घुमा रहा था वो थोड़ा शरारती था, वो बहुत ही तेजी से घुमा रहा था, तो चांस था कि मैं बाहर की तरफ फिका जाऊं। ठीक है, तो वैसे ही जब ये स्ट्रिंग पर ये बॉल है, मान लो तुम इस बॉल पर बैठे हो और मैंने तुम्हें ऐसे घुमाया, तो तुम इससे बाहर फिका जाओगे। ठीक है, इससे बाहर फिका जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर लगता है ओमेगा स्क्वायर आर। जैसे वो एग्जांपल था, कार को टर्न किया तो बाहर फिकाने लगते हैं, या इस झूले पर ही देख लो, तुम ध्यान से देखो तो मैंने बहुत ही तेजी से पकड़ रखा है और मैं ऐसी जगह बैठा हूं कि गिरने का कोई चांस ना हो, वरना पक्का फिसल के गिरना पूरा होता। ठीक है, मुगल एक बार गिरा भी था, तो बेसिकली ऐसा चांस रहता है। ओके, तो बाहर की तरफ क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो इसलिए चांस रहता है गिरने का। ठीक है, तो वो फोर्स कौन सा है? mv स्क्वायर बाय आर। अब फील आया, फोर्स क्यों लगता है बाहर की तरफ? वरना अगर फेल नहीं आया तो ध्यान से देखो, mg और ta क्या है? सेंटर की तरफ लग रहे हैं, तो mg और ta मिलके क्या कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? mg प्लस ta है। तो इसका मतलब एट पोजीशन a, अब जिनको फेल नहीं आया उनको बोल रहा हूं कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का तो फेल था ना, कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होता है? जो सेंटर की तरफ लगे। तो यहाँ तो दो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, हाँ, तो दोनों का समेशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट्स इट। ठीक है, mg सेंटर की तरफ लग रहा है, टेंशन भी सेंट्रीपिटल की सेंटर की तरफ लग रहा है, तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? ये दोनों मिला के बनाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण आएगा यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको तुम आगे और लिखोगे तो एक और स्टेप में लिख लो, mg प्लस ta इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1 फॉर पोजीशन ए। फील हो गया? अब जिनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील हुआ था वो समझ सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लग रहा है और ये दोनों फोर्स नीचे लग रहा है, बट जो मास है वो तो वहीं पर रुका हुआ है, ऊपर ना जा रहा है ना नीचे आ रहा है। ठीक है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम है। तो ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स, नीचे वाली फोर्स कौन? mg प्लस टी है, ऊपर वाली फोर्स कौन? mv स्क्वायर बाय आर। दोनों मेथड से समझा दिया। अब जिसको नहीं समझा वो जाके अपनी भैंस चराए। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि जब बॉल अपर पोजीशन पर होता है तो उस केस में जो टेंशन होता है, ठीक है, टेंशन एट अपर पोजीशन,
वो क्या होता है, जीरो होता है। टेंशन एट अपर पोजीशन इज जीरो। अब इस चीज को आप लोग थोड़ा सा फील भी कर सकते हो। मान लो कि भाई इस स्ट्रिंग को तुम ही घुमा रहे हो, तो जब इस स्ट्रिंग को तुम घुमाते हो तो एक बार बहुत ही धीरे से घुमाना, ठीक है। मतलब बेसिकली आप क्या करना, आप एक ग्लास लेना, छोटा सा ग्लास, और उस छोटे से ग्लास को स्ट्रिंग से बांध देना, और कोई तो ऑब्जेक्ट आपके पास होगा नहीं जिसको आप बांध सको, कुछ और भी बांध सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो जब आप लोग उसको ऐसे घुमाओगे, स्लोली घुमाना, इतना तेज मत घुमाना कि बेसिकली पास आउट हो जाए ग्लास। आपने एक करतब देखा होगा ना कि बेसिकली वो ग्लास में पानी रखते हैं और फिर वो इसको इतना तेजी से घुमाते हैं कि ग्लास से पानी गिरता ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, उस पानी को पीछे की तरफ खींच के रखता है। लेकिन तभी जब आप लोग एक स्पीड से घुमाओगे, उसके स्लो घुमाओगे तो वो गिर जाएगा। तो आप लोग क्या करो, उस ग्लास को तेजी से मत घुमाओ, सिर्फ एक जर्क दो छोटा सा, ठीक है, छोटा सा आप लोग उस पर एक जर्क दो। तो छोटा सा जर्क आप जब दोगे तो बेसिकली ग्लास जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो तुरंत नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने छोटा सा जर्क दिया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम आया, और अपर पोजीशन पे हुआ क्या कि टेंशन नीचे की तरफ लग ही रही है, ठीक है, और mg भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो mg और टेंशन दोनों मिल गए, और जब दो लोग मिल जाए तो काम तो खत्म हो ही जाता है। तो mg प्लस टी नीचे की तरफ लग गए तो बॉल नीचे आ गई। लोअर पोजीशन पे क्या था, टेंशन ऊपर लग रही थी। ध्यान दो ना, जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो mg नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होता है। लेकिन अपर पोजीशन पे mg और टेंशन दोनों नीचे लग रहे हैं। अब ऊपर ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए, ऊपर से बैलेंस करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। लेकिन शुरू में तुमने इतनी वेलोसिटी ही नहीं दी थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर्याप्त लग सके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला ना mv²/r, तो v ही तुमने इतना नहीं दिया कि पर्याप्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग सके अपर पोजीशन पे, तो इसलिए अपर पोजीशन पे जाते वो नीचे चला आता है, ठीक है। और जब वो लूज हो जाएगा, स्ट्रिंग अपर पोजीशन पर जाती, तो टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। बेसिकली ये देखो मेरे पास अभी भी ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो तुम जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है स्ट्रिंग, ठीक है, इसको मैंने टाइटली पकड़ा हुआ है। जैसे मैं इसको छोड़ रहा हूँ लूज हो रहा है, तो वैसे जब तुम लोग उसको घुमाओगे ना, तो जैसे ही वो अपर पोजीशन पर जाएगा ऐसे टाइट होके जाएगा, ठीक है, टाइट होके जाएगा ऐसा अपर पोजीशन से। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा अपर पोजीशन पे, तुरंत लूज हो जाएगा और तुरंत बॉल नीचे आ जाएगा, या मास जो भी होगा वो नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन जीरो हो गया। फिर ये लूज हो गया, तुरंत टेंशन जीरो हो गया, तो टेंशन को तुम जीरो पुट कर दो, देयरफॉर mg इक्वल टू mv²/r फ्रॉम 1, ठीक है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। देयरफॉर mg प्लस टी ए इक्वल टू mv²/r एंड सिंस टी ए बराबर 0, देयरफॉर mg इक्वल टू mv²/r। देखो इतना स्टेप बाय स्टेप मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बोर्ड्स के स्टूडेंट बहुत हल्के हैं, उनको नहीं समझता है फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह, ठीक है। सो देयरफॉर v² इक्वल टू rg, सो देयरफॉर v एट a इज इक्वल टू रूट rg। तो ये ध्यान रखोगे आप लोग कि अपर मोस्ट पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है रूट rg, और जो टेंशन होता है वो क्या होता है, वो होता है जीरो। ध्यान रहेगा। चलो मिटा दूं, अब समझ में आ गया ना। बेसिकली हमें क्या निकालना था, हमें हर एक पोजीशन पर वेलोसिटी निकालनी है और टेंशन निकालना है, दो काम करना है बस। तो हमने वेलोसिटी निकाल ली, यहाँ पे कितना है, रूट rg, और हमें टेंशन पता ही था जीरो हो जाएगा, तो टी ए निकाल लिया, वी ए निकाल लिया, टी ए जीरो और वी ए रूट rg, ठीक है। चलो अब बी पर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए अभी हम लोग एनालिसिस करते हैं एट पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट बी पर देखो एनालिसिस हम लोगों का, बेसिकली इस मास पर नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है, तो नीचे लगा दिया mg। ऑब्वियसली टेंशन अब की बार लग रहा होगा ऊपर, मतलब टेंशन ऑब्वियसली टुवर्ड्स द स्ट्रिंग लगता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ठीक है, टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और बॉल जा कहाँ रही है, बॉल कर रही है सर्कुलर मोशन, ठीक है, बॉल कर रही है सर्कुलर मोशन। तो अब की बार सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स अब की बार कौन है। तो अब की बार बेसिकली ना टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स है ना mg सेंट्रीपिटल फोर्स है, अब की बार t माइनस mg सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्यों? क्योंकि टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, बॉल नीचे तो नहीं जा रही है लेकिन सर्कुलर मोशन कर रही है। तो ये सर्कुलर मोशन कराने में हाथ ज्यादा किसका है, टेंशन का, और टेंशन को रोक कौन रहा है सर्कुलर मोशन कराने से, mg। मतलब अगर टेंशन नहीं होता तो ऑब्वियसली बॉल नीचे चली जाती है ना, तो ऑब्वियसली टेंशन से यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है और mg उसको रोक रहा है, इसीलिए t माइनस mg, ठीक है। तो t माइनस mg अब की बार मिलकर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एट लोअर पोजीशन दैट इज पोजीशन बी, ठीक है, लोअर पोजीशन, ठीक है, बेसिकली एट पोजीशन बी, मतलब ऊपर में टेंशन वगैरह की वैल्यू लिखता है इसलिए वहां से मिटा दिया, ठीक है। तो हमें मिला t माइनस mg इक्वल टू MAC, ओके। तो पिछले बार तो भाई हमने टेंशन जीरो कर दिया था, ठीक है। अच्छा इसको और देख लो, TB माइनस mg इक्वल टू mv²/r mvb²/r, ठीक है। तो पिछले बार तो भाई हमने क्या किया था, पिछले बार तो हमने t जीरो कर दिया था, अब की बार टेंशन जीरो होगा क्या ना, क्योंकि जब आप मास को ऐसे लटकाए हुए हो, ठीक है, तो बेसिकली वो धागा मुझे चाहिए अब, खैर जरूरत नहीं है, ठीक है, क्या मतलब इसीलिए मिला भी नहीं,
ठीक है। तो वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, मैंने कहाँ रखा था, मैं ही भूल गया मैं रख के, ठीक है छोड़ो। बेसिकली जब हम लोगों ने मास को लटकाया हुआ है, तो मास को जब हमने लटकाया हुआ है तो टेंशन उस समय जीरो नहीं है, क्योंकि आप लोग किसी भी मास को अगर वायर में लटकाए हुए रहते हो, ठीक है, तो उसका टेंशन जीरो नहीं होता। जैसे इसी के नीचे मैं अगर कुछ लटकाए रहूंगा तो कुछ ना कुछ टेंशन रहेगा इसमें, तो बेसिकली टेंशन तो अब की बार जीरो नहीं है। तो हम अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी एट बी। एक इक्वेशन हमारे पास है, अननोन कितने हैं, 2, वेलोसिटी और टेंशन। मास तो चलो ठीक है, एम हमने माना हुआ है, तो मास के टर्म्स में आंसर आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आर भी हमने माना हुआ है। अननोन क्या है, वेलोसिटी और टेंशन। एक इक्वेशन हमारे पास है ये वाली, एक और इक्वेशन हमें चाहिए। तो वो एक और इक्वेशन हम कैसे लाएंगे, हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन पोजीशन ए एंड पोजीशन बी। हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए से बी जाते समय या बी से ए जाते समय क्या इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ बनेगा, वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ए को हम लोग थोड़ी देर, सॉरी बी को हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन मतलब जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो ऑब्वियसली हम लोग सबसे लोअर पोजीशन को मान लेते हैं रेफरेंस पोजीशन। तो यहाँ पे हमने मान लिया रेफरेंस पोजीशन। अब आपने अगर 11 में लेक्चर्स नहीं देखे हैं एनर्जी वगैरह के मेरे, तो आप लोगों को ये रेफरेंस पोजीशन नहीं समझ में आया होगा। तो लोग इतना समझ लो कि क्योंकि मोशन यहां से शुरू हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, और बॉल अभी लोवेस्ट पोजीशन पर है, तो इसके लिए h की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और बाकी जिन्होंने लेक्चर देखा है वो ठीक है, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पे 0 है, क्यों, क्योंकि mgh में 0 है, h यहाँ पे 0 है, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mvb² इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mva², ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी mgh को वहीं रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, ये हो गया 0 प्लस हाफ mvb², और अगर तुम ध्यान से देखो तो h की वैल्यू क्या है, हाइट यहां से यहां तक कितनी हो रही है बताओ, यहां से b से लेके a तक हाइट कितनी हो रही है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये है r और ये भी है r, तो ये r और ये r, तो a और b के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2r। तो ये आ गया mg इंटू 2r प्लस हाफ mva², ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो m खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये देखो vb²/2 माइनस va²/2 इज इक्वल टू 2rg आया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा vb² माइनस va² इज इक्वल टू 4rg। अरे बाबा ये तो समझते हो ना, 2 यहाँ पे सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, और 2 वहां जाएगा तो 4rg हो जाएगा। अब va की वैल्यू तुम्हें पता है √rg, va की वैल्यू तुम्हें पता है √rg, तो va² की वैल्यू rg, तो इसका मतलब vb² माइनस rg इज इक्वल टू 4rg, ठीक है। डॉट 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 यहाँ पे लिखो, सिंस va इक्वल टू √rg, va इक्वल टू √rg था इसलिए va² इक्वल टू rg लिखा हमने, ठीक है। कोई गुनाह नहीं किया है तो आप हमें कुछ सजा मत देना, ठीक है। ओके, तो vb² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, vb² इक्वल टू आ जाएगा 5rg, तो vb इज इक्वल टू आ जाएगा √5rg। तो बेसिकली जो वेलोसिटी होती है लोवेस्ट पोजीशन पर बॉल की वो होती है √5rg, ठीक है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि यार नीचे की वेलोसिटी इतनी ज्यादा कैसे आ गई, तो तुम खुद सोच के देखो कि नीचे की वेलोसिटी ज्यादा क्यों है। तुम खुद अपने आप को अज्यूम करो कि तुम बॉल घुमा रहे हो, मास घुमा रहे हो, ठीक है। तुम खुद बॉल को ऐसे रोटेट कर रहे हो, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉल को तुम ऐसे करके रोटेट कर रहे हो। तो खुद से तुम सोचो कि ज्यादा क्यों आई है, क्योंकि जब बॉल इस पोजीशन पर आता है तो पता ही नहीं चलता कब वो दोबारा से ऊपर चला गया, और जब ऊपर जाता है तो थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि रुका है। बेसिकली जब हम लोग बॉल को ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ पे ऐसे वो कब यहाँ पे चला गया वो पता ही नहीं चलता है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्पीड कम होती है और यहाँ से जुप करके निकल जाता है क्योंकि यहाँ पे उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। फील आ रहा है चीजों का, वही चाहिए बस, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम टेंशन निकालते हैं, क्योंकि हमें अब पता चल ही गया है कि वेलोसिटी कितनी है, तो हमें टेंशन भी चाहिए। तो तुम लोग इसको जल्दी से छाप लो ताकि हम लोग टेंशन निकाल सके। छाप लिया, चलो थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मुझे, आई एम सॉरी, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब हम लोग निकालेंगे टेंशन। बहुत टेंशन है तो टेंशन निकाल देते हैं। तो टीवी माइनस एम जी एज इक्वल्स टू एम वीबी² कितना हो जाएगा, 5rg हो जाएगा अपॉन आर। वीबी क्या है, √5rg, तो वीबी² क्या हो जाएगा, 5rg, ठीक है। तो r से r खत्म, तो टीबी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5mg आ जाएगा। तो टीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6mg,
मतलब टेंशन लोवेस्ट पोजीशन पर कितना होता है 6 mg। ठीक है, टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन कितना होता है 6 mg। ठीक है, तो यहां से अगर तुम डिफरेंस निकालो अपर पोजीशन और लोअर पोजीशन के बीच में टेंशन का, तो वो आता है 6 mg का। इसीलिए अगर कभी आप रोलर कोस्टर पर जाओगे, कभी रोलर कोस्टर पर जाओगे और तुम वहां पर एट लोवेस्ट पोजीशन, सॉरी एट हाईएस्ट पोजीशन अपना हाथ उठाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे ऊपर mg नहीं लगेगा, तुम्हारे ऊपर लगेगा 6 mg। जनरली क्या होता है टेंशन का वैल्यू mg, नीचे mg लगा ऊपर टेंशन लगा, T इक्वल टू mg। लेकिन जब रोलर कोस्टर पर तुम जाओगे तो वहां पे क्या होता है, केस उल्टा होता है। केस उल्टा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे नॉर्मल रिएक्शन काम करता है ना, तो वहां पे बेसिकली टेंशन वाला केस होता नहीं, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन वाला केस होता है, तो इसलिए वहां पे उल्टा। ठीक है, तो वहां पे जब आप लोग अपना हाथ उठाओगे जुप करके नीचे आएगा। ठीक है, कभी ट्राई मत करना, और ट्राई करना हो तो अपने पैर पे मत ट्राई करना, वरना पैर पे जब 6 mg पड़ेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। मतलब mg पड़ने मतलब अपने हाथ से तुम अपने पैर पे मारो, ठीक है, चोट तो नहीं लगी ज्यादा क्योंकि mg है, लेकिन सोचो यही 6 गुना लगता, 6 mg लगता, तब क्या होता। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट अपर पोजीशन एंड लोअर पोजीशन फॉर मास टाइड टू अ स्ट्रिंग इज 6 mg। रॉड बोल देता तो 4 mg, सॉरी कुछ और है। ठीक है, वो डिराइव करेंगे अभी। बोर्ड एग्जाम 2022 मेरे पेपर में हमने क्लासेस में 6 mg 6 mg 6 mg बहुत सुना था सर से, 6 mg, हाँ जहां दिखा 6 mg, क्या बात है, mg 2 mg 3 mg 6 mg क्वेश्चन आया, हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, यस 6 mg। मतलब मैंने पढ़ा, बट बेसिकली उसने रॉड के बारे में पूछा था। ठीक है, या तो उसने रॉड के बारे में पूछा था कि भाई मास टाइड टू अ रॉड, या तो उसने कुछ और पूछा था। ठीक है, बट मैंने इतना पढ़ा कि मास टाइड एट लोअर पोजीशन अपर पोजीशन, ऐसा पोजीशन वगैरह मैंने पढ़ा, मैं श्योर हो गया यार ये वही क्वेश्चन है, ये तो बुक देख के आया हूं अभी, ये 6 mg मार के आ गया 6 mg, घर आके देखा तो गलत है। ठीक है, तो बेसिकली टेंशन एट बी पोजीशन 6 mg होता है और दोनों का डिफरेंस 6 mg होता है। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? स्ट्रिंग की। थोड़ी देर बाद किसका केस आएगा? रॉड का। तो दोनों में फर्क है। ठीक है, तो TB माइनस TA इज इक्वल टू 6 mg, बट फिलहाल ध्यान तो रखना ही है। ठीक है, ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी पॉइंट C और D के लिए सेम कैलकुलेशन है और स्पीड भी यहाँ पे सेम ही आने वाली है। ठीक है, सो फॉर पॉइंट C एंड D, तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में पता नहीं क्या TC माइनस TB माइनस 2 mg पता नहीं क्या दे दिया है, बट ठीक है, मैं आपको बढ़िया मेथड बताता हूँ। बढ़िया क्या, बेसिकली यही मेथड टेक्स्ट बुक में भी यूज़ किया, बस उसने कुछ लिखा नहीं है यूज़ करके। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, बिटवीन पॉइंट B एंड D लगा दो या B एंड C लगा दो, आपकी मर्जी है। तो मैं जैसे लगा देता हूँ B एंड D के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, उससे पहले फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं? सबसे पहली बात, अब क्या है, स्ट्रिंग यहाँ पर है और मास यहाँ पर है, तो यहाँ पर लग रहा होगा टेंशन, नीचे लग रहा होगा mg, और ये टेंशन एक्ट कर रहा होगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा mv² बाय r, TD बोल दो। ठीक है, सो एट पॉइंट, सॉरी, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल हम B पर मान लेते हैं, B पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि H 0 होगा। B पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mvv² इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट D। तो D पर हाइट क्या होगी? जब ये बॉल D पर है तो इसकी हाइट कितनी है? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसकी हाइट इतनी है, और ये हाइट जो है ये बेसिकली रेडियस के इक्वल है ना। तो इसीलिए H की जगह हम क्या लिख देंगे? H की जगह लिख देंगे हम R, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mvd²। यहाँ से हमें Vb पता है, m खल्लास। ठीक है, तो Vb² बाय 2 इज इक्वल टू GR प्लस Vd² बाय 2। अब हमें Vb पता है, Vb क्या है, √5rg, स्क्वायर हो जाएगा तो 5rg हो जाएगा, तो हो गया 5rg बाय 2 इज इक्वल टू rg। ठीक है, GR को rg लिख दो, थोड़ा फेमिलियर लगेगा, प्लस Vd² बाय 2। यहाँ पे 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5rg इक्वल टू 2rg प्लस Vd²। ठीक है, यहाँ से Vd² की वैल्यू तुम्हें दिख रही है 3rg आ गई। ठीक है, सो देयरफॉर जो Vd की वैल्यू है वो √3rg आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? √3rg आ जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट C एंड D कितना होता है? 3rg होता है। तो ऐसे ही तुम लोग C के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली दोनों के लिए सेम होता है, वेलोसिटी कितना होता है? √3rg, 4rg नहीं होता है। ठीक है, दोनों पर ही वैल्यू कितनी होती है? सेम होती है, क्योंकि तुम यहाँ के लिए भी जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो सेम मेथड होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी B की, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी C की, तो यहाँ VC आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ VC आ जाएगा।
फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बी की हाफ एम वी बी आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सी की वो आ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर अगेन होगी। ठीक है, सेम मेथड होगा, तो वी सी और वी डी दोनों सेम आते हैं, √3 RG। अच्छा, टेंशन कितना आएगा, टेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमें पता चली गया टी डी के लिए क्या हो जाएगा, वी डी। ठीक है, तो T इज इक्वल टू एम वी डी स्क्वायर बाय आर, तो एम वी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3RG। ठीक है, बाय आर, तो आर से आर खत्म, तो टेंशन एट डी पॉइंट होता है 3mg। ठीक है, तो टेंशन एट सी इक्वल टू टेंशन एट डी इज इक्वल टू 3mg होता है। ठीक है, तो इस तरीके से टेंशन होता है 3mg और वेलोसिटी होती है √3RG। तो हमसे एग्जाम में शायद अब मुझे ठीक से याद नहीं है, तो उसने शायद हमसे यही पूछा था कि मिडल पोजीशंस पर कितना होता है टेंशन, तो वो 3mg होता है। तो वो इनिशियल पोजीशन मतलब बेसिकली वो पॉइंट ए और पॉइंट डी या सी में से किसी एक पर पूछा था कि भाई कितना होता है। ठीक है, तो वो 3mg आना चाहिए था, बट हमने 6mg बोल दिया था, TB माइनस TA समझ के। समझ में आ गया ये पूरा खेल क्लियर है क्या? आप पूरा खेल क्लियर है, आसान। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक में आप देख रहे होगे तो TC माइनस TA इक्वल टू TD माइनस TA इक्वल टू 3mg लिखा है। अरे मेरे भाई, इतना क्यों लोग लोचा करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। भाई TA 0 है, तो TC माइनस TA में TA तो 0 हो रहा है, तो TC इक्वल टू 3mg तो आएगा, तो इसको इतना बवाल बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो इसको आप अच्छे से छाप लो और फिर मैं रफ करके बताता हूं। मास टाइड टू अ रॉड, क्या फर्क आ जाएगा अगर रॉड में मास बन जाएगा तो। चलिए, अभी हमें देखना है मास टाइड टू अ रॉड। ठीक है, सो रॉड से मास अगर टाई हो जाएगा तो उसमें एक छोटा सा फर्क आता है, जिसके कारण एक छोटा सा चेंज आता है, जिसके कारण एक छोटा सा चेंज आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। देखो, मान लो ये तुम्हारा रॉड है, ठीक है, और तुमने अपने रॉड पे बांध रखी है एक बॉल। ठीक है, और इसको तुम करा रहे हो रोटेट। ठीक है, बेसिकली इसका तुम करा रहे हो ठीक है, गोला मोशन करा रहे हो तुम सर्कुलर मोशन करा रहे हो। तो देखो होता क्या है कि अभी तक हमने जब मास टाइड टू स्ट्रिंग वाला केस देखा था तो उसमें अपर पोजीशन पे टेंशन 0 हो रहा था। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी कहीं पर भी 0 नहीं थी। तो रॉड वाले केस में एक ही डिफरेंस आता है। ठीक है, अगर इसको हम पोजीशन ए माने, इसको पोजीशन बी माने, ठीक है, इसको पोजीशन सी माने, इसको पोजीशन डी माने, तो एट अपर पोजीशन फॉर अ केस ऑफ रॉड, ठीक है, अपर पोजीशन पर एक रॉड के लिए जो वेलोसिटी है वो 0 हो सकती है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो जैसे आपने बॉल पे रॉड को बांध रखा है। ठीक है, और जब आप रोटेट करोगे तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर जाके रॉड रुक जाए। कोई फर्क आएगा क्या मोशन में? नहीं, मतलब बेसिकली वो रुक जाएगा, मोशन रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। टेंशन वाले में दिक्कत क्या थी कि जैसे ही आप ऊपर ले जाके यहाँ पे अगर उसको रोकते, अगर उसकी स्पीड यहाँ पे 0 होती तो पूरा मोशन डिस्टर्ब हो जाता, सर्कुलर मोशन पूरा का पूरा खत्म हो जाता, क्योंकि बेसिकली बॉल तुरंत नीचे गिर जाती स्ट्रिंग से। लेकिन रॉड वाले केस में तुम ऐसा नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे तुम ऐसा रोटेट कर रहे हो, रॉड को ऐसे खड़ा कर दो, बॉल यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस केस में प्रैक्टिकली जो वेलोसिटी है एट अपर पोजीशन वो 0 हो सकती है। ठीक है, तो अपर पोजीशन पर हम इसकी वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो टेंशन लग रहा था और जो mg लग रहा था, ठीक है, t प्लस mg को बैलेंस कौन कर रहा था? TA प्लस mg को बैलेंस कर रहा था mv स्क्वायर बाय आर। लेकिन अब v जो है वो 0 हो गया, तो इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी एट ए क्या हो गई? 0 हो गई। उसके बाद एट पोजीशन बी जब हम लोग बात करेंगे पोजीशन बी पे, तो जब पोजीशन बी पर रॉड आएगी तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन। ठीक है, तो TB माइनस mg इज इक्वल टू आएगा mvb स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरा हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे ए से लेके बी तक। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, COE मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो पोटेंशियल एनर्जी बी पर कितनी है? 0। काइनेटिक एनर्जी बी पर कितनी है? हाफ mvb स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ए पर कितनी है? mg इंटू 2r। बेसिकली ए पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, h कितना है यहाँ पे? b से लेके a तक हाइट नापो, ये r और ये r, तो कितना हुआ? 2r। काइनेटिक एनर्जी कितनी है ए पे? हाफ mva स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं भैया va तो 0 है, तो बेसिकली ये भी 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से यम खत्म, तो vb स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4rg। तो अब की बार जो vb की वैल्यू है वो आती है √4rg। ठीक है, तो रॉड के केस के लिए लोअर पोजीशन पर, ठीक है, रॉड के केस के लिए लोअर पोजीशन पर, एट लोअर पोजीशन फॉर रॉड जो वेलोसिटी है वो होती है √4rg। वहीं स्ट्रिंग के लिए कितनी थी?
स्ट्रिंग के लिए कितनी थी? स्ट्रिंग के लिए थी √5 Rg, इसके लिए है √4 Rg। टेंशन निकाल लो, टीबी कितना होगा बताओ? टीबी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसके लिए भी 6 mg ही आएगा, ठीक है। 6 mg आएगा क्या, देख लो। तो टीबी माइनस mg इज इक्वल्स टू एम, वी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 Rg अपॉन आर, आर से आर खत्म, तो टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 mg। तो इसके लिए आ जाएगा टीबी 5 mg, ठीक है। टेंशन इसके लिए कितना आ जाएगा 5 mg आ जाएगा, ठीक है। 6 mg की जगह 5 mg हो जाएगा, ठीक है। तो लोअर मोस्ट पोजीशन और अपर मोस्ट पोजीशन के टेंशन का जो डिफरेंस है वो टेक्स्ट बुक में 6 mg दे रखा है। मुझे वही लग रहा था कि भाई पीछे 6 mg दिया हुआ है तो 6 mg आना चाहिए, जब मैंने सॉल्व किया तो 5 mg आ रहा है। तो अगर मुझसे यहाँ पे कोई गलती हुई है तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको पिन कर दूंगा, ठीक है। और ना मैक्सिमम चांस क्या है कि टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि यार जब लोअर पोजीशन की जो वेलोसिटी है वो √4 Rg है तो टेंशन कैसे इतना हो सकता है 5 mg, है ना। ओके, तो हमने निकाल लिया यहाँ पे वेलोसिटी एट यहाँ पे। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट सी एंड डी, ठीक है। वी आ गया, चलो वेलोसिटी एट पॉइंट सी एंड डी कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और टेंशन वगैरह का। जैसे यहाँ पे मान लो रॉड ऐसा है, सेम ही आएगी वैसे, ठीक है। एट हॉरिजॉन्टल पोजीशंस वेलोसिटी सेम ही होंगी, मतलब वी सी इक्वल टू वी डी तो होगा, लेकिन कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली टेंशन यहाँ लग रहा है और इसी टेंशन के कारण आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो T इज इक्वल टू mv²/r हो गया, तो TD इज इक्वल टू mvd²/r हो गया। mg को कोई दिक्कत नहीं, mg को यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। mg नीचे लग रहा है बट इसका कोई माँ बाप नहीं, मतलब ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो इससे हमें छोड़ देना है, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट डी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट डी। पोटेंशियल एनर्जी बी पर 0 है, रेफरेंस पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी बी पर हाफ एम वी बी स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डी पर एम जी आर। एम जी एच होता है, बट हाइट कितनी है ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, ये हाइट इस हाइट के इक्वल है, और ये हाइट कितनी है आर, तो बेसिकली एच की वैल्यू क्या है आर। काइनेटिक एनर्जी डी पर क्या है हाफ एम वी डी स्क्वायर, यम 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 खत्म, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और वी बी स्क्वायर, वी बी क्या है √4 Rg, तो वी बी स्क्वायर हो जाएगा 4 Rg, और पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 2 Rg, और यहाँ हो जाएगा वी डी स्क्वायर। मतलब बेसिकली पूरे इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ का 2 इस 2 से कट गया, यहाँ का 2 इस 2 से कट गया, यहाँ वाला 2 रह गया तो यह है 2 Rg, यहाँ का 2 कट गया था तो सिर्फ वी डी स्क्वायर, यहाँ का 2 कट गया तो सिर्फ वी बी स्क्वायर, और वी बी क्या था √4 Rg, उसका स्क्वायर 4 Rg। ये 2 Rg यहाँ के माइनस होगा तो वी डी स्क्वायर आ जाएगा 2 Rg, तो वी डी की वैल्यू आ जाएगी √2 Rg, ठीक है। तो वी डी की वैल्यू आ जाएगी 2 Rg, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है √2 Rg होती है। तो ये वेलोसिटी वगैरह आपको ध्यान में रखना है, अगर ध्यान में नहीं रख सकते कोई परेशानी नहीं है, और इतनी कैपेबिलिटी रखो कि डिराइव कर सको, ठीक है। जैसे मैं ध्यान में नहीं रखता था, बात अलग है कि उस समय ध्यान में था, इसकी वजह से वो गलती हुई बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मैं ध्यान में नहीं रखता हूँ, मुझे अभी भी नहीं पता है कहाँ पे क्या वेलोसिटी होती है। बट तुम मुझे रात के 12 बजे 1 बजे ऐसे ही नींद में उठा के पूछ लोगे कितनी होती है वेलोसिटी, मैं बोलूँगा एक पेन और एक बुक लेके आओ, या मेरा लैपटॉप लेके आओ और वो राइटिंग पैड लेके आओ, ठीक है। अब कुछ लीजेंड यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप उससे बोलोगे गूगल लेके आओ, अरे यार गूगल साइड में रखो, जैसे मेरा टेस्ट लेना चाहते हो पेन और बुक लाओ, √2 Rg होगी, सोने दे अब, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कभी भी कोई भी पूछे तो डिराइव करके निकालता हूँ, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। बेसिकली मैं याद रखता नहीं हूँ, दिमाग पे मैं ज़्यादा प्रेशर डालता नहीं हूँ, उन्हीं चीज़ों को याद रखता हूँ जो याद रखनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप याद रखो तो काम ज़्यादा आसान होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको याद रखने से काम आसान होता है लेकिन उन्हें याद करना हार्ड होता है, तो मैं उन्हीं चीज़ों को याद नहीं करता। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें याद करना हार्ड होता है बट उनसे काम बहुत आसान हो जाता है, जैसे AGP के समेशन वाला फॉर्मूला, वो 2.6 एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज की AGP का समेशन, उससे जेईई मेंस के क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। जनरल मेथड लगाओगे तो उससे भी हो जाएंगे, दिक्कत नहीं, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब 4 मिनट तो लग ही जाएगा, और तुम फॉर्मूला लगाओगे 2 मिनट में हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को मैं याद कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये आपकी मर्जी, आपको याद करना है या नहीं है, अलग अलग पोजीशन पर वेलोसिटी आपकी मर्जी है, बाकी डिराइव करने आपको आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स वाले केस पे क्या होता है, ठीक है। अब देखो, आपके साथ ऐसी कंडीशन हुई होगी कि आप साइकिल चला रहे हो तो सामने स्पीड ब्रेकर आता है, या आप कार चला रहे हो तो सामने स्पीड ब्रेकर आता है, ठीक है। तो स्पीड ब्रेकर आने पे लोग अपनी स्पीड को स्लो क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर होता ही उसी के लिए। हाँ ठीक है, माना है वो स्पीड स्लो करने के लिए होता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए जो चीज़ होती है हम उसको उस चीज़ के लिए कई बार इस्तेमाल नहीं करते। चलो बकवास बंद करता हूँ। मान लो कोई इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आपको अपने दोस्त के घर पे जाना है, ठीक है, उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है और अगले 2 घंटे में स्कूल जाना है,
तो आप एकदम सुबह 5 बजे उठ गए, उसके अपने घर दोस्त के घर पे जा रहे हो और उसको देने जा रहे हो होमवर्क ताकि वो कंप्लीट कर ले और बच जाए। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। अरे भाई मान लो व्हाट्सएप नहीं है यार, तुम लोग इतना ज़्यादा दिमाग क्यों लगाते हो, यहाँ लगाओ ना दिमाग। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो तुम्हें ऐसा करना है। अब तुम बहुत ही तेजी से जा रहे हो, कहीं पर तुम्हें साइकिल नहीं रोकनी है, तो ऐसे केस में स्पीड ब्रेकर आएगा तो तुम साइकिल रोकोगे? सिग्नल आएगा तो तोड़ दोगे तुम, सिग्नल आएगा तो तुम तोड़ दोगे। ठीक है, क्यों क्यों तोड़ दोगे? क्योंकि वो नुकसान नहीं उससे कोई, लेकिन तुम्हें ये पता है कि स्पीड ब्रेकर आएगा तो स्पीड स्लो ही करनी होगी, वरना साइकिल उस पे से स्टंट कर देगी। क्या मतलब तुम धूम मचाले करते हो, धूम 3 धूम 2 धूम के फैन तुम। ठीक है, ऐसा नहीं है ना। बेसिकली स्पीड ब्रेकर आने पे हमें स्पीड स्लो ही करनी पड़ती है, कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। एक पल के लिए सिग्नल तोड़ सकता है कोई, लेकिन स्पीड ब्रेकर पे कोई स्पीड तेज नहीं रख सकता क्योंकि जंप कर जाएगा बेसिकली। ठीक है, जो भी होगा। तो मान लो वो स्पीड ब्रेकर थोड़ा ब्रॉड हो जाए, कि स्पीड ब्रेकर कितना ज़्यादा चौड़ा होता नहीं है, ठीक है स्पीड ब्रेकर, बट मान लो कोई स्पीड ब्रेकर इतना चौड़ा आ जाए। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे मान लो पूछूं कि वो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे तुम यहां पे ड्राइव कर सकते हो कि कार का जो कांटेक्ट है वो सरफेस से छूटे ना, मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैं तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछता हूं कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार सो दैट टायर्स रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है? आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पता करना है। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा वेलोसिटी आप कर दोगे तो सरफेस से कांटेक्ट में नहीं रखेंगे। आपको पता है कि आप साइकिल बहुत ही तेजी से चला के लाते हो स्पीड ब्रेकर पे तो स्टंट हो जाएगा। यहां पर भी आप बाइक बहुत तेजी से लेकर आते हो तो स्टंट हो जाएगा। ठीक है, धूम 3 वाला या धूम वाला है ना, ऐसे स्टंट हो जाएगा। हाँ, धूम 2 वाला भी ठीक है, तो ऐसे स्टंट हो जाएगा। तो बेसिकली हमें मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रख सकते हैं उसका यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ठीक है, तो कार पे देखो नीचे लग रहा है mg, ऊपर धरती माता लगा रही है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, बट कार जा कहाँ रही है? कार सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो mg की तरफ आ रही है थोड़ा, है ना। तो mg ज्यादा है, नॉर्मल कम है, तो इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन आएगा mg माइनस n, और mg माइनस n के कारण क्या हो रहा है? mg माइनस n के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, दैट इज mac। ठीक है, ओके, तो ये हो गया mg माइनस n इक्वल टू mv²/r। अब देखो गेम यहां से है। गेम क्या है कि भाई हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पता करना है ताकि कार का जो कांटेक्ट है वो सरफेस से बना रहे, टायर का जो कांटेक्ट है वो सरफेस से बना रहे। ठीक है, मतलब हमें एक लिमिटिंग वैल्यू पता करनी है जिससे टायर का कांटेक्ट जो है सरफेस से वो जस्ट बना रहे। तो जस्ट बना रहे को हम जस्ट छूट जाए नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, जस्ट छूट जाए। ठीक है, जैसे 35 नंबर आया तुम्हारा 100 में से, तो 100 में से 35 नंबर को, हाँ तुम तो खुद को बोलोगे कि हाँ मैं पास हो गया, लेकिन बाकी क्या बोलेंगे? जस्ट फेल होने से बचा है। ठीक है, जस्ट पास हुआ है, क्या बोलेंगे? वो जस्ट पास हुआ है, फेल हो सकता था, जस्ट पास हुआ है। तो वैसे ही इस केस में जब बोला है कि टायर का जो कांटेक्ट है वो सरफेस से जस्ट बना रहे, जस्ट लिखा नहीं है बट इस कहने का वही मतलब है। क्यों? क्योंकि उसने मैक्सिमम वर्ड यूज कर लिया है। मैक्सिमम वर्ड मतलब उसने एक लिमिटिंग वैल्यू सेट कर दी है। ठीक है, तो इस टायर का कांटेक्ट सरफेस से जस्ट बना रहे या जस्ट छूट जाए, दोनों के लिए हम लोगों को मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। जस्ट छूट जाए मतलब जिस पर इसका कांटेक्ट छूट जाए वही लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, वही लिमिटिंग वैल्यू है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि उस पर ही कांटेक्ट छूट जा रहा है। जैसे जस्ट पास होने के लिए हमें मैक्सिमम कितने नंबर चाहिए? 35। जस्ट पास होने के लिए, सॉरी जस्ट फेल होने के लिए 35 से कम नंबर चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा आए तो हम पास हो जाएंगे। जस्ट फेल होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 35 नंबर से कम चाहिए। बेसिकली 35 नंबर एक उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर इस कार का कांटेक्ट में रहने के लिए जस्ट नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब नॉर्मल कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो ये लिमिटिंग वैल्यू पता करते समय हम हमेशा जैसे टेंशन को भी, टेंशन का भी आपसे पूछेगा कभी क्वेश्चन तो उसमें टेंशन 0 कर देते हैं ऐसा हम लोग। ठीक है, तो 11 में अगर आपने पढ़ा है तो आपको क्लियर हो रहा होगा। आप अगर 12th में पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन हाँ हो सकता है चीजें उतनी क्लियर ना हो रही हो। ठीक है, बट हाँ मैंने प्रॉपरली आपको बता दिया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब लिमिटिंग वैल्यू पूछ लिया। लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मल को 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये वो केस है जहां पे कार जो है वो सरफेस से स्लिप करना शुरू कर जाएगी। तो अगर कार जो है वो सरफेस से स्लिप करना शुरू कर जाएगी तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ज्यादा करेंगे तो कार स्लिप हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली हमेशा उससे कम ही रखना होगा हमें। ठीक है, तो इस केस में जो नॉर्मल है वो हो गया 0, तो mg इक्वल टू हो जाएगा mv²/r। बेसिकली इक्वल भी हम लोग नहीं बोल सकते, m से m कैंसिल, तो v² इक्वल टू हुआ rg, तो v मिनिमम बेसिकली सॉरी v मैक्सिमम इक्वल टू हो गया rg। ठीक है, तो v मैक्सिमम आ गया √rg। तो बेसिकली हमें अपनी वेलोसिटी या तो √rg के कम ही रखनी है एक्चुअली हमेशा।
ठीक है, रूट आर जी से हमेशा हमें कम ही रखनी है। तो वेलोसिटी हमें हमेशा रूट आर जी से कम रखनी है, तो हम स्लिप होने से बचे रहेंगे। तो जैसे मैं आपको पूछूं क्वेश्चन, दैट अ स्पोर्ट्स कार, दैट अ रेसर, क्वेश्चन लिखो, अ रेसर इज ड्राइविंग हिज कार ऑन अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज whose radius of curvature is 10 meter, so he is driving the car at the speed of 9 meter per second, find whether his car will slip over the bridge or not। ठीक है, तो वो 9 मीटर पर सेकंड से चला रहा है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10, तो यहाँ 10 डालो, 10 दहा में 100, 100 का रूट 10, वो चल कितने से रहा है 9 से, कितना चल सकता है 10 तक से, और चल कितने से रहा है 9 से, तो इसकी वजह से स्लिप नहीं होगा। 10 से ज्यादा चलता तो स्लिप कर जाता। अच्छा, सिर्फ लेस देन क्यों आया, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा ना कि फेल होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 35 से कम। फेल होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 35 से कम। 35 के इक्वल नहीं बोलेंगे, क्योंकि 35 के इक्वल आए तो पास हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे हमने नॉर्मल को 0 पुट कर दिया, तो अगर नॉर्मल को 0 पुट कर दिया मतलब कार स्लिप हो गई, नॉर्मल को 0 पुट कर दिया मतलब कार स्लिप हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है जस्ट कांटेक्ट में रहे, जस्ट कांटेक्ट में रहे। ठीक है, वैसे कमेंट करके बताना ये जस्ट कैसा लगता है तुम्हें, क्रिंजी लगता है तो बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें होती है जो क्रिंजी लगती हैं, तो ये कमेंट कर दिया करो। ठीक है, मुझे खुद पसंद नहीं है क्रिंज, तो मैं भी नहीं चाहता कोई क्रिंज सुने मेरे मुंह से। ठीक है, तो जस्ट कांटेक्ट में रहे या जस्ट कांटेक्ट छूट जाए, तो n को 0 पुट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, जस्ट कांटेक्ट छूट जाए। लेकिन हमें केस कौन सा चाहिए, जस्ट कांटेक्ट रहे, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ लेस देन वाला साइन लगाएंगे, इक्वल वाला साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जो वेलोसिटी मैक्सिमम हम कर सकते हैं वो है रूट आर जी, इसीलिए हमें हमेशा रूट आर जी से कम करके चलना है। ठीक है, तो ये एक लिमिटिंग वैल्यू थी फॉर ओवर ब्रिज, वैसे एग्जाम में आएगा नहीं क्योंकि इसका कुछ खास एक्सप्लेनेशन वगैरह आगे दिया नहीं है। ये तो ये लास्ट कंसेप्ट था, इसके बाद 2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को स्टॉप करते हैं। ठीक है, बाकी अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1.6। ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। क्या वो दे रखा है यहाँ पे, रीड करते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का इससे बेटर मेथड और कुछ नहीं है कि आप रीड करो और उसके साथ साथ इस सिचुएशन को विजुलाइज करते हुए चलो। इसमें क्या लिखा हुआ है, टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम। ठीक है, टाइनी स्टोन एक छोटा सा पत्थर है 20 ग्राम का, तो मान लो ये वो पत्थर है जिसका वेट कितना है 20 ग्राम। तो यहाँ पे ना लिख के मैं मास यहाँ पे लिख लेता हूँ, मास कितना दे रखा है आपको, 20 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अच्छा और पढ़ते हैं। बोला है कि टू इट्स टाइड टू अ प्रैक्टिकली मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग एंड व्हर्ल्ड अलोंग वर्टिकल सर्कल्स। मतलब बेसिकली ये ऐसा स्टोन जो था, इसको क्या किया गया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया गया। तो आप जानती हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे होता है ना। स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकंड व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो स्टोन की स्पीड है, पत्थर की जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली टेंशन फोर्स के इक्वल है। ठीक है, तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन फोर्स के इक्वल होगा कब, क्योंकि अगर हम लोग पत्थर की बात करें तो उसका इक्वेशन कैसा बनेगा। ठीक है, एक मिनट जरा मैं इसको थोड़ा सा, ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर दूं ताकि राइटिंग में थोड़ी दिक्कत ना हो, है ना। ओके चलो, अभी आप लोग बोल रहे हो कि वो सब छूट गया, नहीं कुछ नहीं छूटा है, टेंशन मतलब। ठीक है, ये सब कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, समझे। चलो आओ, तो आगे हम लोग रीड करते हैं अब अच्छे से। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन फोर्स के इक्वल हो गई है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो पोजीशन है कौन सी। तो अगर हम लोग पत्थर का एफबीडी बनाए, ठीक है, तो पत्थर का एफबीडी होता क्या है, नीचे एमजी ऊपर टेंशन, है ना। यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो नीचे, सॉरी ऐसा नहीं, यहाँ पर बनाएंगे तो नीचे एमजी और ऐसे में टेंशन। ठीक है, तो अगर आप एक चीज ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे एमजी और टेंशन परपेंडिकुलर, सॉरी एंटी पैरेलल नहीं है आपस में, इनके बीच में अब एक एंगल आ गया, टेढ़ा हो गया, टेंशन ऐसे जा रहा है, एमजी नीचे आ रहा है। ध्यान से देखो, ये हो गया एमजी जो नीचे आ रहा है और ये हो गया टेंशन। ठीक है, ये हो गया टेंशन जो टेढ़ा जा रहा है। तो अगर तुम पहला वाला केस देखो तो उसमें एमजी नीचे है, ठीक है, ये एमजी नीचे है और ये टेंशन ऊपर है, तो एमजी टेंशन ऊपर नीचे तो एमजी इक्वल टू टी हो जाता था। ठीक है, मतलब ये वाले केस में एमजी इक्वल टू टी हो जाता था। लेकिन जो केस हम लोग इस समय देख रहे हैं उसमें क्या, मतलब अगर हम लोग किसी भी पोजीशन पर बात करें, किसी एक जनरल, अगर हम लोग इसका एक जनरल इक्वेशन लिखना चाहें, मान लो पत्थर यहाँ पे है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका एक जनरल इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो बेसिकली अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो एमजी नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है, ये लग रहा है टेंशन और एमजी लग रहा है एकदम नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर तुम कंपोनेंट्स करोगे तो यहाँ पे एक एंगल आ जाएगा थीटा, एमजी का इस साइड वाला कंपोनेंट होगा एमजी कॉस थीटा, है ना, और उस साइड कंपोनेंट होगा एमजी साइन थीटा, जिसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि फिलहाल हमें सिर्फ एंटी पैरेलल कंपोनेंट्स पर ध्यान देना है। तो टेंशन के एंटी पैरेलल कौन सा कंपोनेंट है, एमजी कॉस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है एमजी कॉस थीटा
माइनस टी बराबर, सॉरी, टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर। ये होता है इसका जनरल इक्वेशन इन जनरल। ठीक है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एम जी कॉस थीटा वाला जो इक्वेशन है, ये जो टी माइनस एम जी कॉस थीटा, यही इक्वेशन हर जगह लगेगा। ठीक है। अब आप बोलोगे ये हर जगह कैसे लगेगा, यहाँ पे तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर है। नहीं, वही है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे टेंशन और एम जी का जो एंगल है, वो एंगल कितना बन रहा है एमजी का, देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो एमजी का एंगल 0 बन रहा है नॉर्मल के साथ। ठीक है, मतलब बेसिकली जो एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसके साथ हम कंपोनेंट कर रहे थे, ये जो थीटा है, ये वाला थीटा अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो कितना बन रहा है यहाँ पे थीटा बन रहा है 0 का। तो कॉस थीटा में कॉस थीटा कॉस 0 कर दो। कॉस 0 कितना होता है? 1। कॉस 0 1 हुआ तो सिर्फ एमजी बचेगा। इक्वेशन क्या आएगा? टी माइनस एमजी बराबर एमवी स्क्वायर बाय आर। ठीक है। बट अगर तुम जनरल केस देख रहे हो तो क्या आएगा? टी माइनस एमजी कॉस थीटा बराबर एमवी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो बकवास बातें हो गई। फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकंड व्हेन सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू टेंशन। मतलब बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो टेंशन है वो एमवी स्क्वायर बाय आर के डायरेक्टली इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो एमजी कॉस थीटा वाली टर्म है वो क्या हो रही है? 0 हो रही है। ठीक है, तो एमजी कॉस थीटा वाली टर्म 0 कब होगी बताओ? एमजी कॉस थीटा वाली टर्म तभी 0 होगी, मास तो 0 होगी नहीं, ग्रेविटी कभी 0 होगी नहीं, तो कॉस थीटा ही बेसिकली यहाँ पे 0 हो जाए। कॉस थीटा 0 हो जाए मतलब बेसिकली थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए। थीटा कितना हो जाए? थीटा हो जाए 90 डिग्री, है ना? तो देखो थीटा जब 90 डिग्री होगा तो वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, इस पत्थर की जो वेलोसिटी है, वो 8 मीटर पर सेकंड कब हो रही है? पत्थर की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड तब हो रही है जब वो इस पॉइंट पर है। मान लो इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, है ना? ऐसा समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये खाली बोले ही जा रहा हूँ। देखो, जो स्टोन का एफबीडी है, अगर तुम ध्यान से देखो तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्टोन का एफबीडी है टी माइनस एम जी बराबर एम बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जनरल केस की बात करें, मतलब किसी भी पोजीशन पर, तुम इस पोजीशन पर इसका एफबीडी बनाना चाहो, इस पोजीशन पर बनाना चाहो, इस पोजीशन पर बनाना चाहो, तो कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? तो इसके लिए हमें एक जनरल केस देखना पड़ेगा। तो हमने मान लिया भाई स्टोन यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर स्टोन है तो एमजी नीचे लग रहा है, टेंशन टेढ़ा लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है और टेंशन जो है वो टेढ़ा लग रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें तो भैया एंटी पैरेलल कंपोनेंट देखने, रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया? एमजी का टुकड़ा कर दिया। एमजी का एक टुकड़ा आएगा एमजी कॉस थीटा, एक टुकड़ा यहाँ भी आएगा एमजी साइन थीटा। लेकिन हमने मान लिया भाई वो टुकड़ा नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है ना। तो एक टुकड़ा है एमजी कॉस थीटा और एमजी कॉस थीटा और टेंशन में बैलेंसिंग होगी। तो टी माइनस एमजी कॉस थीटा बराबर एमवी स्क्वायर बाय आर क्यों आया? कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि एमजी कॉस थीटा माइनस टी क्यों नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि सर्कुलर मोशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है। सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है क्या ना? सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है। ऐसे हो रहा है इन द सेंस क्या कहना चाहते हो? इसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आप कभी एक पत्थर को घुमाते हो, ठीक है, या फिर एक बॉल को घुमाते हो, अगर आप जैसे यो यो आता था ना पहले, यो इससे सब लोग ऐसे टैप कर करके खेलते थे। चलो वो छोड़ दो। आप एक बॉल लो, उस बॉल को धागे से बांधो और उस बॉल को घुमाना शुरू करो। तो अगर तुम घुमाते हो तो क्या करते हो? तुम टेंशन लगाते हो। तुम क्या करते हो? उस स्ट्रिंग में टेंशन लगाते हो जिसके कारण वो बॉल घूमता है। लेकिन उस टेंशन को एमजी फोर्स काटती भी है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, बेसिकली तुम ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो अगर तुम, तो बेसिकली जो बॉल है उस पर तुम टेंशन लगा के उसको घुमा तो रहे हो, लेकिन एमजी उसको क्या कर रहा है? काट रहा है। लेकिन एमजी पूरी तरीके से काट पा रहा है क्या? नहीं। मतलब टेंशन एमजी पे भारी पड़ रहा है। अगर भारी नहीं पड़ता तो सर्कुलर मोशन होता नहीं होता। इसका मतलब टेंशन ज्यादा है, एमजी कम है, तो टी माइनस एमजी आएगा। समझिए, एमजी माइनस टी लिखोगे तो उसका मतलब तो ये हो गया कि एमजी ज्यादा है टेंशन से। वो गड़बड़ हो गया है ना। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो फिलहाल इसमें क्वेश्चन में बोला था कि व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स के इक्वल हो जाए मतलब टी बराबर एमवी स्क्वायर बाय आर हो जाए, मतलब एमजी कॉस थीटा 0 हो जाए। तो एमजी कॉस थीटा 0 तब होगा जब कॉस थीटा 0 होगा, मतलब थीटा 90 डिग्री होगा। तो थीटा 90 डिग्री देखो यहाँ पर हो रहा है, मतलब बी पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड है। इतना बताने के लिए मुझे लंबा जाना पड़ा। देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो। तो इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि स्टोन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है और मिनिमम कब होती है। तो अगर तुम्हें कंसेप्ट याद है जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई ऊपर वाली पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर v कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, मतलब v मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। और तुम्हें याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सबसे नीचे वाली पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। क्लियर? चल, तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। तो हमें इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हमें बी सिचुएशन पर वेलोसिटी दे रखी है,
ए सिचुएशन पर वेलोसिटी का यहाँ बोला है लेट थीटा बराबर 0 इज द एंगुलर पोजीशन व्हेन द स्टोन इज एट द लोअर मोस्ट पोजीशन, ठीक है। ओके, इसको छोड़ दो, फिलहाल हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको दे रखा है, मतलब बेसिकली सर्कल का रेडियस दे रखा है 1.8 मीटर। तो इसका तरीका वही है जैसे हमने डेरिवेशन करना करा था, हमें लगाना होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो मैंने आपको बताया था 11th में। क्या मतलब 11th बर्बाद है, ये अभी तो थोड़ी देर पहले भी तो बताया। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं भैया टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू है टोटल एनर्जी एट बी, है ना। तो टोटल एनर्जी एट ए आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि ए पर काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। बी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो तुम। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ए पर कितनी होगी, तो हम लोग जानते हैं कि भाई ये तो रेफरेंस पोजीशन होता है, ये तो रेफरेंस पोजीशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर तुम देखो तो यहाँ पे कोई हाइट है नहीं, ठीक है। वरना कुछ लोग इसको ऐसा भी बताते हैं कि हम जब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि भाई ए पोजीशन ग्राउंड पर है, ठीक है। तो बॉल जो है वो जस्ट ग्राउंड के ऊपर है, तो हाइट कुछ भी नहीं है, जस्ट ग्राउंड की बात हो रही है, तो हाइट जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है एट पोजीशन ए। तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें कैलकुलेट करनी है। बी पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgr क्यों, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट होता है, तो हाइट कितनी है ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में ध्यान से देखोगे तो हाइट है आर, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, बी पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर मान लेते हैं। और बी पर हमें वेलोसिटी दी है क्या, दी है 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वी बी बराबर 8 मीटर पर सेकंड हमें दे रखा है, ठीक है। थोड़ा भारी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं वैसे ज्यादा चांस है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। तो मास है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम मतलब 0.02 किलोग्राम, ठीक है। ग्रेविटी है 10, आर है 1.8 प्लस हाफ, मास है 0.02, वी बी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी आ रही है 10 इंटू 1.8 हो गया 18, 18 इंटू 0.02 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 0.02 हो जाएगा 0.36 प्लस 0.02 को 2 से डिवाइड कर दो तो 0.01 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 0.01 इंटू 64 मतलब 0.36, 0.01 इंटू 64 मतलब 0.64, तो 0.36 प्लस 0.64 आ जाएगा 1। तो 1 जूल की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर, ये कैलकुलेट हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो हम क्या करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं बिटवीन पोजीशन ए एंड पोजीशन बी। पोजीशन ए और बी के बीच में क्या लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, LOCOE, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम ए और सी के बीच में लगा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट ए जो है वो टोटल एनर्जी एट सी के बराबर होगी, हम लोग मान लेते हैं ये पोजीशन हमारी सी है, ठीक है। तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस ए पर काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर सी पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पर हम सब जानते हैं जीरो है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम सब जानते हैं 1 है। सी पर पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं एम जी इंटू 2 आर होता है, क्यों, क्योंकि हाइट जो है ए से लेके सी के बीच में, अगर तुम ध्यान से देखो तो रेडियस ये और रेडियस ये, तो ये 2 आर हो जाती है हाइट, ठीक है। प्लस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो 1 बराबर मास कितना 0.02, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी 10, आर की वैल्यू कितनी 1.8, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना पता नहीं, ठीक है। तो 0.02 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 आ जाएगा, 0.22 से करोगे 0.4 आ जाएगा, 0.4 को 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.72 आ जाएगा, ठीक है। और 1 में से 0.72 जाएगा तो 0.28 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम है वो भी आ चुकी है 0.28। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं और अभी इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए मैं जरा इसे उठा लेता हूँ, ठीक है। हम्म, चलो, तो देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो, वैसे स्क्रीनशॉट मत लो, नोट कर लो तो ज्यादा बेहतर है। चलो यहाँ पे आ जाओ, इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, ठीक है। तुम्हें क्या लगा इतना ही होगा, आइए नेक्स्ट पार्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन, ठीक है। न्यूमेरिकली ऐसा क्यों बोला है यहाँ पे, देखो न्यूमेरिकली क्यों बोला है, न्यूमेरिकली इसलिए बोला है क्योंकि उसको भी पता है प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग वाले केस में, ठीक है। आप भी जानते हो कि टेंशन जो है वो कभी भी mg के बराबर नहीं होगा, ठीक है, प्रैक्टिकली।
लेकिन न्यूमेरिकली हो सकता है। कैसे हो सकता है? कहीं पर एमजी लग रहा हो 10 न्यूटन का और टेंशन भी लग जाए 10 न्यूटन की, ऐसे हो सकता है ना। तो दैट्स व्हाट वी कॉल न्यूमेरिकली। तो कब होगा, ये कैसे पता करेंगे? एंगुलर पोजीशन मतलब बेसिकली हमें थीटा पता करना है, कॉस थीटा पता करना है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका मास था, ये आपकी स्ट्रिंग थी, ये गोल चक्कर कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। ठीक है। तो मान लो कहीं हम लोग पोजीशन मान लेते हैं जहाँ पे टेंशन जो है न्यूमेरिकली एमजी के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम ये पोजीशन है जहाँ पे जो टेंशन है वो न्यूमेरिकली एमजी के इक्वल है। तो एफबीडी बनाओ, नीचे लग रहा है एमजी। ठीक है, इधर लग रहा है एमजी कॉस थीटा और ऊपर लग रहा है टेंशन। ऐसा हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब टेंशन ज्यादा है। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर आ गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि न्यूमेरिकली जो टेंशन है वो एम जी के बराबर है, तो टी बराबर एम जी हम पुट कर देंगे। सिंस टी बराबर एम जी, इसमें बोला है ना न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन, मतलब टी बराबर एम जी। तो इस टी की जगह एम जी डाल दो और सॉल्व कर दो, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो टी क्या आ गया? एम जी। तो एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर यम वी स्क्वायर बाय आर। यम 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 खत्म, जी की जगह जी को कॉमन ले लो, जी को कॉमन लोगे अंदर बचेगा 1 - cos थीटा वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को आर के टर्म्स में निकाल लेते हैं। और कुछ तो होता हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ से निकाल ली कि भाई वी स्क्वायर आ गया हमारा आर जी 1 - cos थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा वी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे जो इसकी हाइट है, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक पोजीशन मान लेते हैं, पोजीशन ए से पोजीशन सी मान लेते हैं, या फिर पोजीशन बी से हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे बी पे वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, यहाँ बी पर इसे वेलोसिटी दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड। तो हम इस पोजीशन पर और एक और पोजीशन जहां पर वी स्क्वायर की वैल्यू आर जी 1 - cos थीटा आ रही है, मतलब न्यूमेरिकली टेंशन एम जी के इक्वल आ रहा है, उसके उसके बीच में क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट दैट पॉइंट पी मान लो। ठीक है, बी पर टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी। ठीक है, तो ये तो हम यहाँ की जगह हम लोग नीचे भी लगा सकते थे, यहीं लगा देते, चलो ए और पी पर लगा देते हैं। ठीक है, तो मान लो ए है ये, क्योंकि हमें ए पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मालूम है, उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा आसान है। तो हम जानते हैं भैया ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी ए पर 1 है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि 1 हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की। एम जी, हाइट की बात करें तो हाइट क्या हो जाएगी? अब देखो हाइट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हाइट तो कुछ भी हो सकती है। तो हम मान लेते हैं भाई हाइट हो गई है यहाँ पे R1 - cos थीटा, बेसिकली ऐसे निकालना पड़ेगा हमें हाइट। देखो कैसे बोल रहा हूँ मैं, हाइट मतलब जैसे कि ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट इतनी होगी। तो अगर हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है तो ये चीज कितनी आएगी, जरा ध्यान से देखो। ये देखो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट की, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि माइक कनेक्टेड नहीं था। चलो, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है ना। देखो यहाँ पे हमारा मास जो है ये स्ट्रिंग से टायर्ड है। ठीक है, हमने मान लिया कि भाई ये वो वाली पोजीशन है जहां पर जो टेंशन है वो न्यूमेरिकली एमजी के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये एंगल बन रहा होगा थीटा का, है ना, हमने मान लिया। हमें क्या चाहिए, हमें ये छोटी वाली हाइट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस ट्राइंगल को पूरा कर देते हैं। तो हमने यहाँ से ये ट्राइंगल को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये ऊपर जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। तो अगर ये आर है तो राइट एंगल ट्राइंगल से ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। और ये पूरा डिस्टेंस क्या है, ये पूरा डिस्टेंस आर है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये एच। तो एच के लिए हम क्या करेंगे, पूरे आर में से ऊपर वाला आर कॉस थीटा माइनस कर लेंगे। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो अगर इस पूरे आर में से आर कॉस थीटा माइनस कर दूं, मतलब इतना वैल्यू हटा दूं, अगर इतना वैल्यू हटा दूं तो देखो एच बच रहा है। ठीक है, तो हमें एच का फॉर्मूला मिल गया कि एच इक्वल टू आ गया आर माइनस आर कॉस थीटा। तो एच इक्वल टू आ गया आर माइनस आर कॉस थीटा। आर ले लो यहाँ से कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 - cos थीटा। ठीक है, तो एच की जगह हमें क्या डालना है, R1 - cos थीटा। ठीक है, तो एम जी एच आर की जगह आ गया, एच की जगह आ गया R1 - cos थीटा। काइनेटिक एनर्जी पी पर हम मान लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें से वी स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो ये वी स्क्वायर हम यहाँ पे डाल देते हैं, जो कि है R g 1 - cos थीटा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट वगैरह करके 0 + 1 एम की वैल्यू डाल दो 0.02, जी की वैल्यू है 10, 10 × 0.02 आ गया 0.2। ठीक है, आर की वैल्यू है 1.8, तो 0.2 को 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.36 आएगा, और अंदर बचा 1 - cos थीटा।
फिर अगेन यहाँ पे अगेन एम जी आ रहा है, लेकिन उसके नीचे 2 है, तो 0.36 को 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 0.18। अंदर अगेन बचा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू आ गया 0.54 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 0.54 वहां ले जाके डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.85। तो 0.85 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, इसीलिए 1.85 आएगा। तो 1.85 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 को जब हम 0.54 से डिवाइड करेंगे, 0.54 वहां ले जाके, तो 1.85 आएगा और वहां बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1.85, मतलब कॉस थीटा आ जाएगा माइनस 0.85। फिर थीटा निकालोगे तो आ जाएगा 148.2 डिग्री। अब हो सकता है पीछे वाले आंसर, लॉग वाले आंसर थे तो थोड़ा डिफर करे, बट ऐसे निकालेंगे। 148 डिग्री मतलब क्या, मतलब ये हमारा बॉल था। ठीक है, इसको हम लोग आगे लेते जाए लेते जाए लेते जाए लेते जाए, यहाँ पे बन गया एंगल 90 डिग्री का। यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद हम और आगे लेते जाए लेते जाए लेते जाए लेते जाए, यहाँ कहीं पर एक एंगल आएगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे टी जो है वो एम जी के इक्वल ही होगा न्यूमेरिकली। ठीक है, एम जी के इक्वल हो जाएगा न्यूमेरिकली, और एंगल बन जाएगा 148.2 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथड। समझ में आ गया। चल, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, थैंक यू सो मच।